हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर है और ये आपका पेपर फर्स्ट है और ये आपका पेपर फर्स्ट के साथ साथ ये आपका लैंग्वेज फर्स्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। ये कहता है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। मातृभाषा मतलब मदर टंग। बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। फर्स्ट कहता है सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआती अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। ये तो सही कह रहा है कि घर के भाषा में होनी चाहिए पर यहाँ अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए। सेकंड कहता है सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी अध्ययन करते। ऐसा नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो हिंदी करते हैं, उनकी मदर टंग जैसे बिहार यूपी वाले होते हैं, मोस्टली दिल्ली वाले होते हैं तो इनकी मदर टंग हिंदी होती है। पर आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो क्या वहाँ की मदर टंग हिंदी होती है? नहीं होती है। तमिल होती है, तेलुगु होती है, मलयालम होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो प्रथम भाषा है वो हिंदी के रूप में होनी चाहिए। थर्ड कहता है सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। फोर्थ कहता है सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके राज्य की भाषा में होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है? विद्यालय शिक्षा किसमें? मातृभाषा या घर की भाषा। मतलब मातृभाषा और घर की भाषा दोनों सेम ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। फर्स्ट कहता है स्किमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? जो गलत कथन है। सेकंड कहता है स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है। बात सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? जो गलत है। थर्ड कहता है स्किमिंग सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री की शीघ्रता से पढ़ा जाता है जबकि स्कैनिंग बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ कहता है स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पे। तो इसका जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आपका यही सही होगा क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है? जो कथन गलत कथन का चयन करना है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। कहता है जब बच्चे अपनी आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? सूचनात्मक, खोजबीन परक, कल्पनाशीलता, नियंत्रक, रेगुलेटरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, खोजबीन परक। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। ये कहता है मानव भाषा किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है? संरचना निर्भरता, वियोजन सामर्थ्य, डिस्क्रीटनेस, विस्थापन, यादृच्छिकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? मतलब जो गलत है वही बताना है आपको, ठीक है? तो फर्स्ट कहता है घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना, अब तक पढ़ी गई सामग्री को मानसिक रूप से सारांशीकरण करना,
अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बाकी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सही है, लेकिन जो गलत है वही सही है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ जो कह रहा है लक्षण नहीं है, तो वो है आपका अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। ये कहता है कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो गलत वाले बताने हैं। फर्स्ट कहता है द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। ये आपका गलत हो जाएगा। अगर ये गलत है तो फिर यही सही होगा। सेकंड कहता है भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना। बात सही है ये। प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरण नियमों की तुलना करना। द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों को अधिगम और अभ्यास। बिल्कुल सही बात है। सेकंड थर्ड फोर्थ आपका सही हो जाएगा, लेकिन जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। ये कहता है एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि वो इस बात पर विमर्श करे कि उन्हें उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। यह किसका उदाहरण है। अधिभाषावाद, अधिसांकेतिकता, अधिसंज्ञान रूपक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोस्की के ZPD के समान है। फर्स्ट कहते हैं प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, परिवीक्षण मॉनिटर परिकल्पना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, निवेश परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। कहता है कयूमिन के अंतर निर्भरता परिकल्पना के अनुसार कौन सा एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। फर्स्ट कहता है द्वितीय भाषा में पठन और लेखन, प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतर व्यक्तिक कौशल, द्वितीय भाषा में बोधगम्यता और उत्पाद, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मकता अकादमिक निपुणता। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों अलघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने का तर्क संगत नहीं ठहराता है। फर्स्ट कहता है शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है, जबकि अक्षर नहीं। शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है। क्या ये बात सही है। शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते। शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबंधता सृजित कर पाती है, जो कि अक्षर नहीं कर पाते। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है तर्क संगत नहीं ठहराता है, जो नहीं ठहराता है वो आपके आंसर होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। कहता है कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बोली और भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। आइए देखते हैं। ये कहता है फर्स्ट कहता है भाषाओं की अपनी लिपि होती है, परंतु बोलियों का कोई लिपि नहीं होता। भाषा और बोलियां में कोई सुपरभाषित भाषक अंतर नहीं है। भाषाओं में साहित्य लिखा गया है, परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करती है। भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है, परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो भाषा और बोलियों में कोई सुपरभाषित भाषिक अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। वीरा 7 माह की शिशु है, ठीक है। वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है? कूजन, भाषिक वाक, ध्वनि, ग्राम, बबलाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 6 मंथ में बच्चे बबलाना शुरू करते हैं। तो ये कितने महीने की है? 7 माह की है। तो 6-7 तो आसपास होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। उत्पादक शब्द परम संपदा क्या है? जो उत्पादक शब्द है संपदा क्या है वो? तो फर्स्ट कहता है वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। वे शब्द जो पाठक के लिए नए, ये नहीं होगा आपका। वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से पढ़े जाकर पढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उत्पादक शब्द संपदा वो है जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? मतलब जो नहीं की गई है, मतलब जो गलत है वही बताना है हमें। फर्स्ट कहता है बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते? बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है? बच्चे अपने प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं? बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट है ना वो आपका सही नहीं है। तो वही आपका सही आंसर होगा क्योंकि पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। ये कहता है एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 के भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है? सामाजिक सांस्कृतिक पर, सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर, सामाजिक भाषिक चर, परिणामवादी प्रेगमैटिक चर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सामाजिक भाषिक चर। अब आपका 106 से 120 तक लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी पे। यहाँ से आपके लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी शुरू होते हैं और वो आपके शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है? मतलब कौन सा है जो असेसमेंट मतलब आकलन, उसके बारे में सही नहीं है। फर्स्ट कहता है यह विद्यार्थियों की प्रगति के गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है। यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। यह विद्यार्थी की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये भी सही बात है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? यह विद्यार्थी की प्रगति के गति के मूल्यांकन करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या नहीं करता है? यह केवल अध्यापक द्वारा किया जाता है। बिल्कुल नहीं। जो असेसमेंट होता है खुद के द्वारा खुद का किया जाता है। आपके जो पीयर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, आपके टीचर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? यह केवल अध्यापक द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? गलतियां शिक्षार्थियों की समझ में रह गई कमियों की ओर संकेत करती है। गलतियां अवधारणा विकास और प्रेरणा को प्रदर्शित करती है। अधिकतर त्रुटियां विद्यार्थियों के अनियत दृष्टिकोण के कारण होती है। गलतियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। कौन सा स्टीफन क्रैशन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट कहता है क्या अर्जित किया गया है सीखे गए का मॉनिटरिंग करने में मदद करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। सेकंड कहता है बच्चे तभी मॉनिटर कर सकते हैं जब उन्हें नियमों की पर्याप्त जानकारी और पर्याप्त समय हो। ये आपका नहीं होगा। या द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। यह अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट कहता है समग्र लिखित परीक्षा और सत्र के विभिन्न अवधियों में दिए गए कुछ कार्यों का मिश्रण। ये तो होगा आपका। सेकंड कहता है पूरे सत्र भर में लघु अवधि परीक्षा से लेकर सहपाठी समीक्षा जैसी होने वाली आकलन की युक्तियां। पूरे सत्र के दौरान मौखिक और लिखित कार्यों की श्रृंखला और रोल प्ले आदि। सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो उदाहरण नहीं है वो है आपका सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। जब एक शुरुआती पाठक पाठ्य वस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिससे कि वह उस विशिष्ट पाठ्यगत सामग्री से अर्थ निकाल सके, तो यह क्या कहलाएगी? तल ऊर्ध्वगामी उपागम, तल अधोगामी उपागम, ऊर्ध्व अधोगामी उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऊर्ध्व अधोगामी उपागम। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा? मतलब कौन है जो मदद नहीं करेगा आपका? ठीक है, तो थीम मानचित्र ये तो मदद करेगा, चित्र शब्दकोश ये भी मदद करेगा, शब्द मानचित्र ये भी मदद करेगा। जो आपको हेल्प नहीं करेगा वो है आपका वर्णमाला चार्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। कौन सा कथन आकलन के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है? मतलब जो सही है हमें वो बताना है। फर्स्ट कहता है रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता है। बिल्कुल सही बात है। योगात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान चलता है, किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। योगात्मक आकलन एंड में किया जाता है। रचनात्मक आकलन अधिगम की प्रक्रिया पर कार्यों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देता है। योगात्मक आकलन वर्ष भर चलने वाली आकलन के प्रत्येक स्वरूप की समग्रता के बारे में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस चलता है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी? बहुभाषिक उपागम का अनुपालन करना, ये तो सही बात है। कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना, सहपाठी समूह अंतःक्रिया और पृष्ठ पोषण व्यवस्था समूहों में कार्य करने के लिए देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। प को फ की तरह लिखना या 6 को 9 की तरह लिखना किस तरह के बच्चों द्वारा यह सामान्य गलती की जाती है? नामन विकार, अनोमिया, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, हकलाने वाले बच्चों द्वारा वाचाघात, अफीजिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। ये कहता है
बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलों के किस रूप में जाना जाता है? दिन प्रतिदिन में संप्रेषण के प्रयुक्त भाषा, अंतर्भाषा, इंटरलैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा कौशल, अमूर्तता की भाषा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण की प्रयुक्त भाषा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। एक अध्यापक हिंदी भाषी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर अंग्रेजी में संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देता है। वह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे बच्चे अध्यापक की मदद से स्वतः ही नियम सीख लेते हैं। टीचर किस मॉडल उपागम का अनुपालन कर रहा है? संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संप्रेषणात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है? जो नहीं है वही सही होगा आपका। फर्स्ट कहता है अस्पष्टता के साथ शिक्षण के स्थान पर व्याकरण के नियमों की खोज करना, संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास करना, प्रकार की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना, भाषा का संदर्भगत प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रकार की उपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। कथाओं की कौन सी विधा बहुभाषावाद और बहुसांस्कृतिवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है? विज्ञान कथा, अविश्वसनीय बात, लेंदी टेल, लोक कथाएं, आत्मकथाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लोक कथाएं। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। कौन सा बाल्य साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है? बड़ा फॉन्ट आकार और परिचित शब्द, ये तो आपका होगा। आकर्षक चित्र, ये भी होना चाहिए। पशु पात्र, ये भी होना चाहिए। नैतिक मूल्य का स्पष्ट प्रदर्शन, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बाल साहित्य में नैतिक मूल्य का स्पष्ट प्रदर्शन तो नहीं होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन नहीं है? भावात्मक, मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन नहीं है, भावात्मक तो है, मनोगत्यात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, पर जो नहीं है वो है सामाजिक, सांस्कृतिक। तो आपके इस वीडियो में हमने टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? एक सेकेंड। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप ये कमेंट ज़रूर करें कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके पास टाइम कम है, अब एक एक दिन कम होता जा रहा है, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।